बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। ये वीडियो नाज़रीन पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि औरत को पैरों की जुत्ती समझने वाले मर्द किस तरह के होते हैं। औरत को पैरों के नीचे रौंदने वाले मर्द किस तरह के होते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है। वो किस तरह की घटिया पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, अपनी बात को किस तरह से बदलते हैं और अपनी बात से किस तरह से मुकरते हैं। पल-पल बदलते हुए मौसमों के साथ उनके स्टेटमेंट किस तरह से बदलते हैं, आज की इस वीडियो में ये आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि घटिया मर्द किस तरह के होते हैं। वो खलीलुर रहमान कमर वाले मर्द, जो खलीलुर रहमान कमर कहता है ना कि घटिया मर्द को मैं औरतों के साथ बैठकर गाली देता हूँ, वो वाले मर्द किस तरह के होते हैं, ये आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी नाज़रीन, थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि जब तक सारी की सारी बातें, सारे डॉट्स को कनेक्ट ना किया जाए, तब तक बात करने का भी मज़ा नहीं आता और बात की समझ भी नहीं आती। बात करते हुए बात की तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। खैर सुनते जाइए जी। फ़ातिमा कहती है, फ़ातिमा ने आज वीडियो बनाई, ये सुनते जाएँ। मैंने ना पॉइंट्स को मतलब डिफरेंट लोगों के पॉइंट्स को एक तरतीब से बनाया है ताकि मैं आपको बेहतर तौर पर बात समझा पाऊँ। बात को समझ आना बहुत ज़रूरी होता है, बात की समझ आना। फ़ातिमा कहती है कि असल बात ये है कि मेरा मर्द तुम लोगों का गुलाम बना हुआ है। ये फ़ातिमा कह रही है किसको? साइमा को, डीडी की साली को। किसके बारे में कह रही है? डीडी के बारे में कह रही है कि असल बात ये है कि मेरा मर्द तुम लोगों का गुलाम बना हुआ है और ये हकीकत भी है। डीडी वाक़ई गुलामी की इंतहाओं को पहुँचा हुआ है। डीडी डीडी की सालियाँ, डीडी का वो वाला पूरा का पूरा ख़ानदान उठकर डीडी के इस ख़ानदान को, पूरे के पूरे ख़ानदान को ट्रोल करता है। डीडी के मुँह से एक ज़ुबान तक, एक लफ़्ज़ तक नहीं निकलता। डीडी की ज़ुबान बंद हो जाती है। डीडी इनफैक्ट डीडी खुद उठकर क्रिटिसाइज़ करता है अपनी बीवी को, उस बीवी को कि जिससे उसके 3 बच्चे भी हैं, 3 के 4, 3 बच्चे भी हैं। ठीक है? जिसने 8-10 साल अपनी ज़िंदगी के उसको दिए। डीडी खुद उसको क्रिटिसाइज़ करता है। मजबूरन उठकर उस बीवी को ये कहना पड़ता है कि मैं मजबूर हूँ। असल मसला ये है कि मेरा शौहर, मेरा मर्द तुम लोगों का गुलाम बना हुआ है और लख लानत ऐसे मर्द पर। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को मर्द कहते हुए कि तुम्हारी बीवी को ये कहना पड़ रहा है। मतलब तुम्हारी बीवी असल में तुम्हारी वजह से कमज़ोर है। उस बेचारी को आज मजबूरन ये कहना पड़ ही गया कि यार मुझे लिहाज़ करना पड़ता है। मैं मजबूर हूँ, मैं खामोश हूँ, मेरी कमज़ोरी ये है कि मेरा शौहर तुम लोगों का गुलाम बना हुआ है। और दौर फिरे मुँह ऐसे मर्द पे, जो खुद को मर्द कहता है। खैर आगे चलते हैं। आज मैंने डीडी का वीलॉग देखा। उसमें ये पहले पॉइंट्स आप लोग सुन लें, मतलब डॉट्स थोड़े से मैं आपको कनेक्ट कर लूँ, फिर मैं असल बात की तरफ आता हूँ एक्चुअली। डीडी आज की वीडियो में वीलॉग में ये कह रहा था कि ये है वो लेडी जो आप लोगों को रिएक्शन देती है। वो अपनी साली के घर पे था और उसको शूट कर रहा था। ये है वो लेडी जो आप लोगों को रिएक्शन देती है और मैं इस लेडी से रोटियाँ पकवा रहा हूँ। यहाँ पर इस लेडी से रोटियाँ पकवाई जा रही हैं। डीडी अपने वीलॉग में कहता है, ये है वो लेडी जो आप रिएक्शन देती है। मतलब डीडी को बड़े अच्छे तरीके से पता होता है। फातिमा ने अपनी आज वाली वीडियो में भी ये बात बताई। कहती है कि तुम्हारी साली ये कहती है, फातिमा का ये पॉइंट है कि तुम्हारी साली ये कहती है कि मेरे वीलॉग्स पहले डीडी देखता है, मेरे रिएक्शंस पहले डीडी देखता है, उसके बाद बाकी लोगों तक पहुँचते हैं। मतलब पहले डीडी चेक करता है, फिर डीडी ही उस वीडियो को पब्लिक करता है क्योंकि डीडी के पास मेरे चैनल का एक्सेस है। तो मतलब डीडी ये सारे कारनामे करवा रहा है। वहाँ पर जाकर मतलब यार इतनी भी क्या गुलामी, इतना भी क्या आपने जो है वो कहते पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगना, इतना भी क्या थल्ले लगना कि जो है वो मतलब वो उनका गधा, घोड़ा सब एक बराबर हो जाए। वो जो कहें तुम करते जाओ। क्या है मतलब ऐसा क्या है? कहीं वो मतलब कोई दौलत-शौलत देख के तुम पागल तो नहीं हो गए? मतलब कोई गाड़ी-शाड़ी भी वो तुम्हें झूटने के लिए मेरे ख्याल से देते हैं, पता नहीं वो किसकी है। वो भी तुम्हें चलाने के लिए देते हैं। उनका घर भी ज़रा अच्छा बना हुआ है बनिस्बत यहाँ पर तुम्हारे घर के।
तो शायद ये चीज़ें देख के तुम पागल तो नहीं होगे। बाकी वो औरत तो पागल होने वाली नहीं है, मतलब मैं अगर आपको सिंसियर सी बात बताऊँ, मेरे हिसाब से वो औरत तो पागल होने वाली नहीं है कि जिस पर पागल हुआ जाए। तो क्या देख के तुम पागल हो गए? क्या था? और इतने पागल हो गए हो कि उन लोगों से अपनी बीवी की तज़दीक करवा रहे हो, उसकी तज़लील करवा रहे हो। आगे चलते हैं जी। डीटी साहब कहते हैं कि फातिमा को गोल्ड सेल नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ गलत है। हाँ, वाक़ई तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है? गोल्ड सेल नहीं करना चाहिए, तो क्या करे वो? तुम तो अपने पैसे हराम जगह पर लगा रहे हो, हराम कर रहे हो एक तरह से, और तुम पिछले 8 महीने से तुमने हराम किए हैं। तुम तो अपने पैसों से उसे देकर राज़ी नहीं हो, अपनी पहली फैमिली पर खर्च करने को तैयार नहीं हो, या तुम वैसे ही फ़कीर हो गए हो, भुक्कड़ हो गए हो, तो क्या करे वो? कहाँ से लाए पैसे? भई ज़ाहिर है जब बंदे की मुआशी हालत ज़रा कमज़ोर होती है, तो उसके पास यही ऑप्शन होता है कि उसके पास जो चीज़ें पड़ी हैं, ज़ाहिर है ये वैसे भी बुरे वक़्त के लिए रखा हुआ होता है। तो आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं आप उसे बेचना स्टार्ट कर दें। मैं उसके ज़ेवर बेचने को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से भी वो गलत है। लेकिन जब बंदे के पास रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएँ तो वो क्या करेगा? भई बच्चे बीमार हैं, खुद बीमार है, तो वो ज़ेवर को क्या साथ कब्र में थोड़ी लेके जाना है। फिर अपनी सेहत पे लगाना है खर्च करके, उसको बेचकर अपनी सेहत पर खर्च करना है और क्या करना है। तो वो हक बजाना है बेचने में। खैर डीडी कहता है कि ये चीज़ गलत है। पिछले महीने भी बाबर से लेकर गुज़ारा किया था। बाबर कब तक गुज़ारा करवाएगा? क्या बाबर अब सारी ज़िंदगी तुम्हारी फ़ैमिली का ठेका उठाकर रखेगा? मेरे ख़्याल से वो अपना घर भी सेपरेट इसी वज़ह से ले रहा है। क्या करेगा वो? सारी ज़िंदगी तुम्हारे जो है वो इस तरह के काले करतूतों पर पर्दे डालते रहेगा? क्या वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे किए हुए घपलों को वो सँभालता रहेगा? आखिर यार बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है तुम्हारी नहीं है, लेकिन हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कितना अर्सा बाबर से माँगती रहे? ये तुम्हारा काम है तुम दो। अगर कहता जी मैं बाबर को कह के आया था, भाई तुम कह के आया था का क्या मतलब? कह के आए थे तो तुम्हें ये कहना चाहिए था कि भाई अपनी भाभी को पैसे दे देना, खुद दे देना, उसके माँगे बगैर दे देना, मैं तुम्हें दे दूँगा, या तुम दे दो, या तुम उससे लेकर खुद दे कर आते। ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि फातिमा पैसे माँगे, तो तुम उसको पैसे दे देना। भाई वो ना माँगे तो? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़िंदा हो, वो पैसे माँगने ना जाए तो वो क्या करेगी? वो देखती रहेगी अपने खाली हाथों को। व्हाट अ मैनेजमेंट यार! कहता जी बच्चे नॉर्मली भी बीमार होते हैं, इतना भी मुझे गलत ना दिखाया जाए। बच्चे बीमार होते हैं, नो डाउट। बीमार होते हैं तो उनकी मेडिकेशन भी करनी होती है। उनको ट्रीटमेंट भी करवाना होता है उनका, और उस ट्रीटमेंट पर खर्चा भी आता है। भाईजान, तुम्हारे हिसाब से खर्चा जो है वो जस्ट वो तीसरी बीवी को, वैसे है दूसरी ही, लेकिन मैं अभी तीसरी कह रहा हूँ क्योंकि असल में हुआ ऐसा, मैं क्लियर कर ही दूँ यार। देखिए, नो डाउट कि ये इसकी तीसरी शादी है, लेकिन ये बीवी इसकी दूसरी ही है, क्योंकि ये दूसरी गिनी जाएगी, इसके निकाह में 2 है ना, तो ये दूसरी गिनी जाएगी। वो जो पहले वाली थी जो आयशा है, अगर वो भी इसके निकाह में होती तो फिर तीसरी गिनी जाती है। उसकी शादी तीसरी है, लेकिन ये बीवी दूसरी ही है, क्योंकि टोटल तो 2 है ना, एक पहली बीवी, दूसरी बीवी। पहली मतलब वो फातिमा, क्योंकि इससे पहले वो थी, पहली वो, दूसरी ये, तो मैं इस हिसाब से इसकी सेकंड वाइफ कहता हूँ। अदरवाइज़ आपकी बात ठीक है, ये है तीसरी ही। तो बात ये है कि दूसरी बीवी पर खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, उसको न्यू ड्रेस लेकर देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, उसके साथ शादियों में घूमने-फिरने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, इधर बीवी भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है, उसको छोड़कर चले गए हो। एक रोई है, एक रो रही थी और दूसरी बीमार थी। रोती हुई को देखकर बीमार बीवी को छोड़कर चले गए हो, बच्चे भी बीमार हैं, उनके खर्चे तक के पैसे नहीं देकर आए। फिर कहता है बच्चे बीमार भी होते हैं, इतना भी मुझे गलत ना दिखाए। भाई गलत हो तो गलत दिखाया जाएगा ना, ना गलत बनो, ना दिखाया जाएगा। कहता है जी बाकी एक बाली बेचने से लाखों नहीं आए होंगे, आपकी बात ठीक है। यार, एक बाली बेचने से वाक़ई लाखों नहीं आएँगे, लेकिन आपको ₹100 की वैल्यू का पता है? ₹100 की वैल्यू। जब बंदे की जेब में ₹100 ना हो और ₹100 की ज़रूरत हो, उस वक़्त वो ₹100 करोड़ के बराबर होता है। क्योंकि ₹100 की ज़रूरत है, वो नहीं है। इमेजिन करें कि आप किसी इस तरह की सिचुएशन में फँसे हुए हैं कि आपको लाइक ₹10 की ज़रूरत है। अगर आप ₹10 आपकी जेब में हो और आपकी ज़िंदगी मौत का मसला बन गया है, मिसाल दे रहा हूँ, और ₹10 आपकी जेब में ना हो, वो ₹10 आपकी ज़िंदगी से कीमती हो जाएँगे। तो भाई ये तो एक बाली है, 20,000 की भी बिकी हो, फिर भी जब हालात ख़राब हो तो वो 20,000 भी काफ़ी होते हैं। मसला तो ये है ना। ख़ैर, कहता है अगर एक सिचुएशन हो जाए तो उसे ख़त्म करते हैं,
एक इंसान को अगर आप अच्छा नहीं समझते तो उसे इतना भी बुरा मत बनाएं। दीदी साहब कहते हैं कि अगर सिचुएशन हो जाए तो उसे ख़त्म करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इमरान खान की हुकूमत गिरी, ठीक है? इमरान खान खामोश होकर बैठ जाए। आखिर एक सिचुएशन होगी उसे ख़त्म करते हैं, जिसने करना था कर दिया उसे ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं होता होता। अगर बंदा गलत करता है ना, तो उसको ठीक करना होता है। एक बंदे ने ज़्यादती की होती है ना, तो उस ज़्यादती का मदावा करना होता है। एक बंदे ने ज़ुल्म किया होता है ना, उस ज़ुल्म की सज़ा पानी होती है। सज़ा देनी होती है उस ज़ुल्म की, ज़ालिम को। मज़लूम को आवाज़ उठानी होती है। ऐसा नहीं होता होता जैसे तुम कहते हो, सिचुएशन होगी छोड़ दो। अगले बंदे को इतना भी बुरा भाई जो है ही बुरा। एक बंदा गलती कर रहा है, गलती के ऊपर गलती कर रहा है। फिर वो बार-बार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो क्या बस वो छोड़ दो उसको, बात खत्म। छुट्टी, उसको खुली छुट्टी दे दो कि वो जाओ जाकर जो करना है करते रहो। सोसाइटी का बेड़ा गर्क करते रहो, तुम्हें खुली छुट्टी है। ऐसे नहीं होता होता। खैर जी, अब आते हैं मेन बात पर। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने आपको बतानी थी, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं आगे जाके बताता हूँ। डीडी साहब कहती हैं कि मुझे कमेंट आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि जो है वो तुमने सनिया के साथ शादी इस वजह से की कि ताकि क्या नाम है उसका, साइमा के साथ शादी कर पाओ। डीडी कहता है कि मुझे कमेंट आते हैं, लोग मुझे आते पता नहीं कहाँ है, मुझे ये नहीं पता। मुझे कमेंट आते हैं और लोग मुझे ये कहते हैं कि तुमने सनिया के साथ शादी इसलिए की ताकि तुम साइमा के साथ शादी कर पाओ। डीडी साहब ये कहते हैं और इस पे डीडी की वजाहत पता क्या है, एक्सप्लेनेशन डीडी की सुनिए, सुनने वाली है, आपको मजा आएगा। कहता है कि साइमा अभी मैरिड है, इनका हस्बैंड भी है, अल्लाह इनको हमेशा मुस्कुराता रहे, अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ये डीडी साहब कहते हैं। साइमा अभी मैरिड है, मैं इनको बहन कहता हूं, हमारे रिश्ते को खराब मत करो। ये डीडी साहब कहते हैं। अच्छा, यही यही जो डीडी साहब ने ये जो वजाहत एक्सप्लेनेशन दी है, यही एक्सप्लेनेशन जरा 2 मिनट के लिए आप सनिया पर अप्लाई करके देखिए। सनिया मैरिड है आज से 8 महीने पहले, जब आसिम जिंदा था। सनिया डीडी को भाई कहती थी और डीडी सनिया को आप ही कहता था। तब उसके साथ भी तो शादी कर ही ली। नहीं यकीन आ रहा? नहीं, आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। ये जरा अपनी स्क्रीन पर एक नजर दौड़ाएं। आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज है। आई होप कि मैं आपको दिखा पाऊँ। हाँ जी, ये मुझे मिल गई। ये है जी 16 सितंबर 2023 की वीडियो, सनिया दिलबर वाले चैनल पर। उस वक्त ये सनिया आसिम था, ठीक है? फिर ये सनिया दिलबर हो गया। इसका आप जरा टाइटल चेक करें। ये कहती है डीडी भाई का एक्सीडेंट। तुम इस वक्त खानपुर आए हुए थे। डीडी भाई का एक्सीडेंट, न्यू डिश, आयशा को क्या चीज जहर लगती है, डेली वीलॉग। 16 सितंबर 2023, 88 लाइक्स हैं इस वीडियो पर और 8781 व्यूज हैं इस चैनल पर। उस वक्त डीडी सनिया का भाई था, आज डीडी सनिया का हस्बैंड है। तो भाई जो कमेंट करने वाले कहते हैं कि तुमने सनिया के साथ शादी इस वजह से की है ताकि तुम साइमा के साथ शादी कर पाओ, तो ये वाली जो वजाहत तुमने दी है, ये तो वहाँ पर जो काम नहीं कर रही, क्योंकि यही सेम चीज़ तो सनिया के साथ भी था, तो वहाँ पर भी तो तुम्हारी राल टपकी ना। असल मसला ये नहीं है कि भाई कहती है मैरिड है, ये वो सारी बातें तो ख़त्म हो गई ना। असल मसला ये है कि जब तुम्हारी राल टपकाने लगती है, अगली बंदी को जब तुमने सेट कर लिया है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है। फिर वो पंजाबी की पाई-पाई वाला सीन हो जाता है, ठीक है ना? खैर जी फातिमा कहती है कि आपकी साली कहती है कि मेरी वीडियो पहले डीडी चेक करता है, उसके बाद आगे जाती है। यहाँ तक तो रिलेशन है। भई इतना तुम्हारा वीलॉग देख लो, भाई साली का और बहनोई का ये जो रिश्ता होता है, तो मतलब इसमें पर्दा होता है, ठीक है? तो कहाँ है? जिस तरह से आप छर्रे उड़ा रहे होते हैं उनके साथ जाकर, उनके घर में बैठकर, तो मतलब कहीं से लगता है कि आपके दरमियान में थोड़ा-सा गैप है, जिस तरह से आप उनके करीब हैं। भाई सनिया के साथ शादी हुई है, उसे ही अपनी बीवी समझो। बाकी बाकी जो उनके फैमिली मेंबरान हैं, उनको जो जिसका रिश्ता है उसे उसी तरह का ट्रीट करो। खैर, ठीक है? तो जी फातिमा ने ये शीशा दिखाया है डीडी को। पता कैसे? कल वाली वीडियो में साइमा कह रही थी कि डीडी हमारे घर खाना खाता है। मेरी बहन पर तो डीडी को खर्चा ही नहीं करता। ये लोग हमारे घर पे खाना खाते हैं, ठीक है? आज फातिमा ने शीशा दिखाया। कहते हैं आई एम सॉरी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो गई है क्या?
कि वो सुबह शाम आपको ताने मारते हैं कि दीदी हमारे घर में खाना खाता है, और तुम फिर भी जाके उनके घर पे बैठे होते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो गई है मेरे ख्याल से। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कब होता है? भाई जिसे जिसे आपकी परवाह हो ना, वही ये काम करता है जो फातिमा ने किया है। भाई तुम तो हो ही बेगैरत गए हो, तुम तो बिल्कुल ही बेज़मीर हो गए हो, तुम्हारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई है। घर जमाई होता है ना, घर जमाई होते हुए सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या काम? तो बंदा घर जमाई है, तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का कहाँ से आएगी? ठीक है? तो फातिमा ने थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने की कोशिश की है कि तुम तो बिल्कुल ही बेगैरत हो गए हो, तुम्हारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ही बेड़ा गर्क होके रह गया है कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें क्या कहता है। वो छोटी मतलब नॉर्मल अंदाज में वो बहुत बड़ी बात कह गई दीदी की साली कि दीदी तो हमारे घर में खाना खाता ही, ये तो मेरी बहन पर खर्चा ही नहीं करता। खैर 80,000 का भी नाज़रीन फातिमा ने प्रूफ मांगा है कि 80,000 का प्रूफ देना। और फातिमा का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है, कहती जी फूड पांडा में मेरा मामा नहीं बैठा हुआ, तुम्हारा मामा होगा जो तुम लोगों को 80,000 का उधार देता है। ये सायमा के लिए था। अच्छा, कल मैंने जब सुना तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि यार मतलब 80,000 का फूड पांडा वाले उधार दे देते हैं। मतलब ये जो इस तरह की लाइक कंपनीज़ होती हैं और ये इस तरह की ये डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ये जो मतलब चीज़ आपको हैंडओवर करते हैं और खोलने तक नहीं देते। पहले पैसे दो फिर बाद में खोलना। ऑनलाइन शॉपिंग आप करें, तो फूड पांडा वाले भी जो है उनकी होम डिलीवरीज़ होती है ना, तो जब तक आप पे नहीं कर रहे तब तक आप उनका वो जो पार्सल होता है वो ओपन नहीं कर सकते। तो मतलब ये कहाँ से इतना लंबा चौड़ा उधार हो गया अभी? हुँ? आज के बाद मैं तुम लोगों पर कोई बात नहीं करूँगी, मेरा रब तुमसे पूछेगा। ये चीज़, ये फातिमा कहती है। ये चीज़, यही यही चीज़, जब बंदा खामोश हो जाता है ना, जब बंदा बात नहीं करता, और ये चीज़ मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो फातिमा को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम बोलती नहीं हो, ठीक है? फातिमा बोलती है, उतना ही बोलती है जितना उसे बोलना चाहिए। इससे ज़्यादा फातिमा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब बंदा बात करता है तो फिर कुदरत खामोश हो जाती है, और जब इंसान सब्र करता है ना, तो फिर कुदरत जवाब देती है, फिर कुदरत बोलती है। और यही फातिमा का कहना है कि आज के बाद मैं तुम लोगों पर कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि यार पता क्या है, उन लोगों को अब हकीकत सामने आ गई है। उन लोगों का पता चल गया है कि वो कितने घिरे हुए लोग हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है? तो जब इस हद तक जाने वाले लोग हों ना, तो फिर इंसान को सब्र कर लेना चाहिए, फिर कुदरत उनका मुकाबला करती है। और यही फातिमा को करना चाहिए, यही बेहतर है। खैर, चाचू अकबर, दिलबर के वालिद मोहतरम, इन्होंने भी दिलबर को रिस्पॉन्स किया है, और इन्होंने डीडी की साली को भी रिस्पॉन्स किया है। और मैं इस जानब आगे जाने से पहले डीडी को कहना चाहूँगा कि अब बोलो, नज्जो का बाप नज्जो पर क्रिटिसाइज़ कर रहा था, तो तुम उछल-उछल कर नीचे गिर रहे थे। तुम्हारा बड़ा तुम्हें खुशी चढ़ी हुई थी कि देखो, देखो मेरे दुश्मनों के साथ ये हो गया। बड़ा तुम एन्जॉय कर रहे थे। आज तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारे मुँह पे चपेड़ मारी है। ये मैं आगे जाके बताता हूँ, ज़रा अपने अल्फाज़ में बताता हूँ। लेकिन आज तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारे मुँह पे चपेड़ मारी है। अब बोलो, अब उछलो, अब करो एन्जॉय, अब मनाओ खुशी। मैंने कहा था ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मरे करिए, सजना भी मर जाना। आज सजना भी मर गए हैं। अब करो एन्जॉय, अब चलते हैं। कहता है कि लड़की चारपाई पर बैठी हुई थी और आप लोगों ने दिखाया कि ये रिश्ता है। मुझे तो नहीं पता था कि आप लोगों ने मुझे तो नहीं पता, आप लोगों ने ही कहा था कि ये तो 4-4 5-5 भैंसों का काम करती है, चाचू अकबर कहते हैं। लड़की चारपाई पर बैठी हुई थी और आप लोगों ने दिखाया है। चाचू असल में आपको समझ नहीं आई उस वक़्त, आप ज़रा सीधे-साधे इंसान हैं। आपको असल में समझ नहीं आई कि आपके साथ किया क्या जा रहा था। आपकी आड़ में अपने रास्ते बनाए जा रहे थे। आप तो बहाना थे, चाचा अकबर तो बहाना था, दिलबर निशाना था। असल वजह ये थी, आप तो जस्ट बहाना थे। आपको तो मतलब आपके चक्करों में चलो जी अब्बे की रिश्तेदारी हो गई है, अब हमारी जो है मुलाकात भी आसान हो जाएगी, अब हमारा आना-जाना भी आसान हो जाएगा। ये आपसे ज़्यादा तो दिलबर को प्रोटोकॉल मिल रहा था। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि आप धुले हैं। आपसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट तो डीडी की चल रही थी। तो आप तो जस्ट बहाना थे चाचू, आपको तो जस्ट इस्तेमाल किया जा रहा था, अपने मुफ़ादात के लिए। और फिर अपने मफादात के लिए जब किसी को इस्तेमाल करते हैं, फिर किसी के साथ क्या होता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कितना नुकसान होता है, इस बात से फिर फ़र्क नहीं पड़ता चाचू। कहते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने बोला है कि रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे आप लोगों ने बोला कि नहीं, नहीं, आप पीरों-फ़कीरों के पीछे चल रहे हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम ने बोला है। ये उस्ताद मोहतरम वाली इसमें कौन-सी बात है? या फिर पीरों-फ़कीरों वाली इसमें कौन-सी बात है? ये बात आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। मैंने उस वक़्त भी ये बात की थी। भई इतनी कम उम्र जो लड़की है, वो अगर आपके हवाले की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? भई ऐसे ठीक-ठाक अपनी बिल्कुल फिट-फाट बच्ची
बिल्कुल जो है वो परफेक्ट अंदाज में अपनी कोई बच्ची कोई आप जैसे बुड्ढे के हवाले क्यों करेगा? आई एम सॉरी टू से मेरे अल्फाज सख्त होंगे, बट आपकी जो एज है, माशाल्लाह से आपकी अच्छी खासी एज है, तो आपको उस वक़्त ये सोचना चाहिए था कि इतनी कम उम्र लड़की अगर कोई मेरे हवाले कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो तंग तो नहीं है ना? अपनी बेटियों से कोई भी तंग तो नहीं ना होता? एक बेटी जो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक रहमत दी है, उसको पालना-पोसना, बड़ा करना, जवान करना और फिर जो है वो उसे किसी बूढ़े आदमी के साथ खाम-खाई ब्याह देना कि जब कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा कौन करता है? तो आपको उस मजबूरी को समझना चाहिए था कि वो क्यों कर रहे हैं। आपने नहीं समझा। आपने नहीं समझा, आपने धोखा खा लिया और आपको धोखा देने वाले और कोई नहीं, आपका बेटा ही है। यही आपका बेटा आपको धोखा दे रहा था और वो अपने मुफ़ादात के लिए आपको धोखा दे रहा था। क्योंकि उसको उसके साथ सुकून वाला मसला था। जैसे उसकी साली कहती है, मर्द को घर से सुकून नहीं मिलता तो वो बाहर मुँह मारता है। उसके साथ तो सुकून वाला मसला है। वो आपको सुकून देने का लालच देकर वो अपने सुकून के चक्करों में था। अब समझ आई बात चाचू? कहते हैं जी हमारे घर से कोई लेडीज़ नहीं आई थी। आप लोगों को ही माँ-बहन बनाया था। बना लें फिर माँ-बहन। माँ-बहन ने ऐसी माँ-बहन की है ना कि लग पता गया है। कहता है यज़मान में जितने लोग होते हैं सारे झूठे होते हैं। ये भी बात सच कही। अब तो आपका बेटा भी यज़मान जाकर वो भी जो है वो झूठों का सरदार हो गया है। वो भी जाके सुबह-शाम बैठकर झूठ बोलता है। अभी-अभी फ्रेश झूठ मैंने अभी पकड़ा है सबूत की शक्ल में। कहता है जी आपके पास जो बंदा बैठा है ना दिलबर ये भी हमारी बेटी सितारा की वजह से फ़ेमस है। आपके पास जो बंदा बैठा है ना दिलबर, ये भी हमारी बेटी सितारा की वजह से ही फ़ेमस है। वो तो ये बात नहीं मानता। उसके तो वॉइस नोट सामने आते हैं, वो तो सितारा को गालियाँ दे रहा होता है। उसके तो प्रूफ़ सामने आते हैं, वो तो घटिया बकवास कर रहा होता है। वो तो जब पता चलता है हकीकत सामने आती है, वो तो अपने मुफ़ादात के लिए यूज़ कर रहा होता है, जैसे आपको किया। वो तो उसके नाम पर बेशक उसी के नाम से उसको फ़ेम मिला, वो तो उसके नाम पर कालख पोंछ रहा होता है। वो तो उसके नाम को इस्तेमाल करते हुए अपने मामलात को ठीक करने के चक्करों में फिर रहा होता है। वो तो घटिया मर्दों की लिस्ट में आता है। तो जब वो नहीं मानता, जब वो इस बात को एप्रिशिएट नहीं करता, तो फिर वो किस तरह से करेंगे कि जिनके साथ उसका रिश्ता जुड़ा ही गलत तरीके से है। भई एक बंदा एक हकीकत है, एक बंदा सामने बंदा है, वो नहीं मान रहा, तो उसके साथ वो जिन लोगों के साथ उसने गलत तरीके से एक रिश्ता जोड़ा है, वो किस तरह से इस बात को मानेंगे? वो भी नहीं मानेंगे। एक्चुअल में इसे कहते हैं नमक हरामी करना, जो डीडी ने की है। एक्चुअल में नमक हरामी ये होती है। आई थिंक अब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि नमक हरामी क्या होती है। अब तक के लिए नाज़िम इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।